हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक जिसका नाम है सार्क समिट 2021। इसके बारे में यह भी हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली समिट जो कि शेड्यूल थी किस कारण बेसिकली कैंसिल हो गई, और उस दौरान हम पूरी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये रीजनल ग्रुपिंग बेसिकली एग्जिस्टेंस में आई, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या इसके चैलेंजेस रहे हैं, और पिछले कुछ साल में पर्टिकुलरली 2016 के बाद में क्या ऐसे पिक्यूलियर इश्यूज रहे हैं कि लगातार किसी ना किसी वजह से ये समिट्स कैंसिल होती आ रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो जो सार्क बेसिकली जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, इनकी मीटिंग शेड्यूल थी न्यूयॉर्क में और हाल ही में इसको कैंसिल डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों। और इसका एक बड़ा रीजन माना जा रहा है कि अफगानिस्तान का पार्टिसिपेशन इस मीटिंग में बेसिकली कैसे होगा, इसको लेके जो बाकी मेंबर कंट्रीज हैं पर्टिकुलरली पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, इनके बीच में एक राय नहीं बन सकी दोस्तों। पाकिस्तान ने बेसिकली ऑब्जेक्शन किया कि जो पुरानी अफगानिस्तान लेजिटिमेट बेसिकली गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंडर प्रेसिडेंट घनी, वो बेसिकली सार्क समिट में अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट ना करे, उसके बजाय तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स सार्क समिट में अफगानिस्तान को बेसिकली रिप्रेजेंट करें। बाकी जो चारों पांचों स्टेट्स हैं उन्होंने इसको स्ट्रांगली अपोज किया दोस्तों। और फाइनली नेपाल जो कि इस बार की मीटिंग के होस्ट थे, उन्होंने इस मीटिंग को कैंसिल डिक्लेयर कर दिया। अब समझा जाए कि कंट्रीज ने यह ऑब्जेक्शन क्यों उठाया। तालिबान क्योंकि अभी भी जो अफगानिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट है उसकी तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी और पर्टिकुलरली सार्क के किसी भी मेंबर द्वारा, एक्सेप्ट पाकिस्तान। और बहुत सारे जो टॉप तालिबान बेसिकली लीडर्स हैं वो या तो यूएस या बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से डेजिग्नेट किए जा चुके हैं इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप में। तो जो सीनियर लीडर्स हैं वो बेसिकली किस तरीके से इस मीटिंग में आकर फिर पार्टिसिपेट कर पाएंगे दोस्तों। उसके अलावा इंडिया का एक बहुत मेजर ऑब्जेक्शन रहा है कि अगर हम इस इनलेजिटिमेट गवर्नमेंट या तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐसी इंटरनेशनल फोरम में बेसिकली जगह दे देंगे तो इस तरीके से हम उसके वर्क को या उसकी एग्जिस्टेंस को या उन्होंने जो कैप्चर किया अफगानिस्तान को उसको लेजिटिमाइज बेसिकली कर देंगे। और बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं इस गवर्नमेंट में तालिबान की, पर्टिकुलरली हक्कानी नेटवर्क, इसमें से बहुत सारे जो लीडर्स हैं इसकी लेजिटिमेसी को इंडिया ही नहीं बाकी जो सार्क कंट्रीज हैं वो भी ओपनली क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज में उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लगातार देखा गया है दोस्तों। लास्ट वीक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो मीटिंग हुई उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेसिकली तालिबान को एक नॉन इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरह मेंशन किया और यह भी कहा कि इसको आप अफगानिस्तान की लेजिटिमेट गवर्नमेंट के तौर पर अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते दोस्तों। और बहुत सारे जो सार्क मेंबर्स हैं उनको यह भी एक चिंता है कि क्योंकि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान तो उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, मतलब टेररिज्म अब हो सकता है बाकी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी स्प्रेड हो, उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आसपास के कंट्रीज खासतौर से बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, इनको भी बेसिकली देखने को मिले, सहने को मिले दोस्तों। बांग्लादेश में पर्टिकुलरली इसका और ज्यादा अपोज हुआ क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी एक्सट्रीमिज्म बेसिकली फेस कर रहा है अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। उनको यह भी डर सता रहा है कि तालिबान को अगर लेजिटिमाइज कर दिया जाएगा और इंटरनेशनल फोरम्स में उसको लेजिटिमेट जगह दे दी जाएगी तो इनके यहां जो बेसिकली ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, उनको कहीं उनसे सपोर्ट मिलना शुरू ना हो जाए। साथ ही साथ बाकी सारी कंट्रीज का यह भी एक एप्रीहेंशन है, एक चिंता है कि इनको लेजिटिमेसी देने के कारण जो अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ ड्रग्स है, इलीगल वेपन्स है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा सकती है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लिया जाए कि इस सार्क की फॉर्मेशन एक्चुअली हुई क्या। SAARC एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और कौन कौन बेसिकली इसके मेंबर कंट्रीज हैं? इसके मेंबर कंट्रीज हैं इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अफगानिस्तान ने इस रीजनल ब्लॉक को 2007 में बेसिकली ज्वाइन किया। उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे मिस्टर हामिद करजाई, उनके अंडर। सार्क में और बहुत सारे फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड ऑब्जर्वर्स हैं जैसे कि यूरोपियन यूनियन,
यूएस, ईरान एंड चाइना। इसके अलावा यह भी हम समझ लें कि इसका ओरिजिन क्यों हुआ, क्या वो सर्कमस्टांसेस थे कि इन कंट्रीज को एक साथ आके एक रीजनल ब्लॉक को बेसिकली बनाना पड़ा। जब यूएसएसआर या बेसिकली जो अभी रशिया जिसको कहा जाता है, उन्होंने अफगानिस्तान को इन्वेड किया 1979, तो उस वक्त जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी साउथ एशिया की, वो काफी तेजी से बेसिकली डिटोरिएट होने लगी, खराब होने लगी। और उसके रिस्पॉन्स में इनिशियली 7 जो मेंबर कंट्रीज हैं इसके, उन्होंने एक मीटिंग की कोलंबो में 1981। इस मीटिंग में बांग्लादेश ने बेसिकली प्रपोज किया कि रशिया ने जो इन्वेजन या यूएसएसआर ने जो इन्वेजन किया अफगानिस्तान का 1979, इसका हो सकता है स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट या इन मेंबर कंट्रीज पे देखने को मिले। तो क्यों ना हम सब मिलकर एक रीजनल एसोसिएशन बना लें, ऐसे जो इश्यूज हों, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, चाहे ट्रेड से रिलेटेड हो, इनको ऐसी मीटिंग में या ऐसे ब्लॉक के थ्रू हम डिस्कस कर सकें। दोस्तों, ज्यादातर कंट्रीज इस प्रपोजल के फेवर में थे, वहीं इंडिया और पाकिस्तान उस वक्त इतने श्योर नहीं थे दोस्तों। और फाइनली इंडिया और पाकिस्तान ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और 1983 में ढाका में बेसिकली फॉर्मल साइनिंग हुई डिक्लेरेशन ऑन साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, और इसको कहा जाता है ऑफिशियल फॉर्मेशन ऑफ सार्क। ये जो ढाका बेसिकली मीटिंग हुई, इसमें एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर एक्शन को भी बेसिकली लॉन्च किया गया, जिसमें 5 कॉर्पोरेशन एरियाज को पर्टिकुलरली मेंशन किया गया, जिसमें एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, टेलीकम्युनिकेशंस, मेट्रोलॉजी, हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्टिविटीज, इसको बेसिकली प्राइमरी टारगेट रखा गया। इसके अलावा अगर आप सार्क का चार्टर देख लें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी गोल है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन ऑफ वन अदर्स प्रॉब्लम्स। 2005 अफगानिस्तान ने फॉर्मली अप्लाई किया कि हमको भी सार्क की जो रीजनल ब्लॉकिंग है इसमें बेसिकली इंक्लूड कर लिया जाए, और काफी डिबेट हुई कि क्या अफगानिस्तान को सार्क की रीजनल ग्रुपिंग में इंक्लूड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। एक स्केप्टिज्म रहा, एक डर रहा कि डेमोक्रेसी अफगानिस्तान में जस्ट अभी बेसिकली स्टैब्लिश हुई है, तो कहीं जल्दबाजी तो नहीं होगी इनको भी इस रीजनल ब्लॉक में इंक्लूड करने में। लेकिन धीरे धीरे सभी कंट्रीज ने इस बात को समझा कि अगर हम उन्हें मौका नहीं देंगे, उनको इंक्लूड नहीं होने देंगे, तो फिर उनको हम अपने ब्लॉक में कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, क्योंकि उनके यहां के सिक्योरिटी सिचुएशन का हमारे ऊपर बहुत मेजर इंप्लीकेशंस हो सकता है। और फाइनली 2007 में अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया गया और ये 8 मेंबर का बेसिकली ब्लॉक बन गया सार्क। उसके बाद बहुत सारे एम्बिशंस रहे सार्क के, लेकिन अगर आप देखें कि कितना सक्सेसफुल बेसिकली रहा अपने एम्बिशंस को अचीव करने में, तो हिस्ट्री इसकी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं कही जा सकती दोस्तों। अगर आप यूरोपियन यूनियन से कंपेयर करें या अफ्रीकन यूनियन से कंपेयर करें, तो उनकी जो सक्सेस देखी गई है, चाहे वो ट्रेड हो, कॉमर्स हो, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशंस हो, क्लाइमेट चेंज हो, और बहुत सारे एरियाज हो, उनको जो सक्सेस देखने को मिली है, सार्क का जो रीजनल ब्लॉक है उसको शायद वो सक्सेस बेसिकली नहीं देखने को मिली है। और एक मेजर इसका प्रॉब्लम रहा है कि इसके जो 2 सबसे बड़े मेंबर कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उनमें हमेशा आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी रहती है, और इस वजह से ना ही तो कोई क्लियरली कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट्स बेसिकली साइन कर पाए, ना ही कोई मीनिंगफुल कोलैबोरेशन बेसिकली देखा गया है सिक्योरिटी, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी बेसिकली एरिया में। अगर आप लास्ट समिट की बात कर लें तो सार्क की लास्ट समिट बेसिकली हेल्ड हुई 2014 में, और उसके बाद जो इसकी 19 समिट 2016 में बेसिकली स्केड्यूल थी पाकिस्तान में। लेकिन इससे पहले जो उरी का टेरर अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में, उसके बाद इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और इस वजह से बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, इन्होंने भी जो पाकिस्तान में 19 समिट 2016 में स्केड्यूल थी उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया दोस्तों, यह कहकर कि अभी माहौल कंड्यूसिव नहीं है किसी तरह की रीजनल टॉक्स के लिए। और खासतौर से जब तक पाकिस्तान टेरर एक्टिविटीज को सपोर्ट करना बंद नहीं कर देता, जो मेंबर कंट्रीज हैं वो नहीं समझते कि सार्क की मीटिंग तब तक होनी चाहिए। तो ओवरऑल एक मीडियोकर बेसिकली सक्सेस कहा जाता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव शुरू हुआ बेसिकली 1981 में, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। लेकिन अच्छी चीज यह है कि एक एटलीस्ट ऐसा फोरम बना लिया गया है जो सारे नेबर कंट्रीज को एक मौका देता है आकर मिलने का, अपनी बात रखने का, एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस को रिजॉल्व करने का दोस्तों।
और पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान जो पब्लिकली हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में होते हैं, एटलीस्ट ऐसे रीजनल ब्लॉक्स की मीटिंग्स के थ्रू अपनी बात को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और दूसरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को रिजॉल्व करने में। दोस्तों, जैसे अगर हम कुछ देखें, हाल ही में जो साइन बेसिकली हुआ है एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी या फिर कोविड-19 के क्राइसिस को रिजॉल्व करने, एक मेजर सक्सेस के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अगर आप इसका पोटेंशियल देखें तो इसका पोटेंशियल कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा एरियाज में जहां ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। दोस्तों, अच्छा से कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स देख लें। पहला है मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो मीटिंग्स होती हैं समिट लेवल पर वो एनुअल बेसिकली बेसिस पे होती हैं। उसके अलावा इसमें स्टैंडिंग कमिटीज हैं फॉरेन सेक्रेटरीज की, और जो सेक्रेटेरिएट है कहां होगा सार्क का, जो सार्क का सेक्रेटेरिएट है बेसिकली 16 जनवरी 1987 को कहां बनाया गया, काठमांडू नेपाल में। सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी जनरल है, 7 डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद जनरल सर्विस स्टाफ है। सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। उसके बाद कितने साल के लिए बनाया जाता है, 3 इयर्स के लिए। उसके बाद सार्क डेवलपमेंट फंड एसडीएफ भी है। इसका बेसिकली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड कोलैबोरेशन सोशल सेक्टर्स हैं, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन है, डेवलपमेंट है, उनके लिए बेसिकली फंडिंग देना। जो एसडीएफ है, सार्क डेवलपमेंट फंड, ये गवर्न किया जाता है एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो भी बेसिकली 8 मेंबर स्टेट्स हैं। इसके अलावा गवर्निंग काउंसिल एक बेसिकली एसडीएफ की, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं वो बेसिकली इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और कहां बेस्ड है, इंडिया में। ये बेसिकली जो डिग्रीज और सर्टिफिकेट जो अवार्ड किए जाते हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज ने, इनको नेशनल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस हैं इन 8 मेंबर कंट्रीज के, उनके इक्विवेलेंट बेसिकली ट्रीट किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, और इसका सेक्रेटेरिएट कहां होगा, ढाका, बांग्लादेश में। इसका पर्पस है कि ये कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन को बेसिकली एनहेंस करेगा सार्क मेंबर्स के बीच में। पर्टिकुलरली अगर हम बात देख लें स्टैंडर्डाइजेशन या फिर कन्फर्मिटी असेसमेंट्स को लेके, खासतौर से इंटर रीजनल ट्रेड, उसके बाद एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स को लेके, और एक आपस में इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल भी है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और इसका ऑफिस कहां होगा, पाकिस्तान में, जिसका बेसिकली मैंडेट है कि ये लीगल फ्रेमवर्क फोरम बेसिकली प्रोवाइड करेगा जिससे फेयर और एफिशिएंट सेटलमेंट हो सके किसी भी डिस्प्यूट का, चाहे वो डिस्प्यूट हो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ट्रेड, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा और भी किसी तरह का कोई डिस्प्यूट स्टेट मेंबर्स द्वारा रेफर किया जाता है इस सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो वो भी उनको टेकअप करेगी। अच्छा, ब्लॉकिंग इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? सार्क अगर आप देखें तो सार्क बेसिकली 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया को कवर करता है और वर्ल्ड की 21% पॉपुलेशन। इसके अलावा रफली 3.8%, 2.9 ट्रिलियन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को भी ये कवर करता है, और सिनर्जी बेसिकली क्रिएट करने में बड़ा एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि जो मेंबर कंट्रीज हैं वो काफी डेंसली पॉपुलेटेड रीजन कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत फर्टाइल एरियाज हैं। आप इंडिया की बात देख लें, या पाकिस्तान की बात देख लें, या बांग्लादेश की बात देख लें, तो बहुत सारे एरियाज, चाहे वो ड्रेस हो, फूड हो, कल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में किसी ना किसी तरह की आपको सिमिलैरिटीज दिखाई देंगी, एक सिनर्जी दिखाई देंगी। उसके अलावा कॉमन सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो सारे कंट्रीज सिमिलरली बेसिकली फेस करते हैं। तो अगर एक कंट्री या सारे कंट्री साथ में आके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल पाए तो वो सॉल्यूशन बाकी सारे कंट्रीज में भी इक्वली एप्लीकेबल हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया, सार्क बेसिकली एक कंपैरेटिवली न्यू ऑर्गेनाइजेशन है और मेंबर कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एरिया को भी स्टैब्लिश किया है ताकि जो इंटरनल ट्रेड है, आपस में ट्रेड है या ट्रेड गैप है कंट्रीज के बीच में, मेंबर कंट्रीज के बीच में, उसको भी आप ब्रिज कर सकें। इसके अलावा साप्टा, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट, इसको साइन किया गया 1995 और प्रेफरेंशियल बेसिकली ट्रीटमेंट देंगे आप मेंबर कंट्रीज को, उसकी डायरेक्शन में इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। फिर है साफ्टा, ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बेसिकली गुड्स के लिए ही बनाया गया है, इसमें सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं है दोस्तों। और इसका पर्पस है कि जो कस्टम ड्यूटीज हैं, जितनी भी गुड्स हैं, इनको कोशिश की जाए कि कम करते करते जीरो पे ले आया जाए बाय 2016। इसके अलावा एक सार्क यूनिवर्सिटी है
जो बेसिकली कहां पर स्टैब्लिश्ड है? इंडिया में। इसके अलावा एक फूड बैंक है, एनर्जी रिजर्व है पाकिस्तान में, उसको भी स्टैब्लिश किया गया है। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जो इंडिया की पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट, उसके तहत एक बहुत बड़ा बेसिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सार्क का ये बेसिकली ब्लॉक। उसके अलावा इसकी जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये हेल्प कर सकता है इंडिया को जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने में, क्योंकि इस ब्लॉक के थ्रू आप एंगेज कर पा रहे हैं उन सारे की कंट्रीज को, चाहे नेपाल हो, भूटान हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, उनको डेवलपमेंट प्रोसेस में, इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोसेस में इस ब्लॉक के थ्रू आप एंगेज कर सकते हैं, उनके साथ कॉपरेट कर सकते हैं। प्लस रीजनल स्टेबिलिटी, इस ब्लॉक के थ्रू म्यूचुअल ट्रस्ट और रीजन में म्यूचुअल कॉपरेशन के थ्रू आप पीस एस्टैब्लिश कर पाएंगे। उसके अलावा इंडिया को मौका देता है ग्लोबल लीडरशिप रोल, क्योंकि पूरे ब्लॉक को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, एक लीड बेसिकली ले सकते हैं। और इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी इकोनॉमी को साउथ एशियन इकोनॉमिक्स के साथ बेसिकली और साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स के साथ लिंकअप कर दें, इंटीग्रेट करें, सिनर्जाइज करें, उस डायरेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्या चैलेंजेस हैं इस ब्लॉक के? एक तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स बहुत कम है। हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद कोई मीटिंग बेसिकली आज तक हो ही नहीं पाई। उसके अलावा जो एरिया ऑफ कॉपरेशन है वो बहुत क्लियरली डिफाइंड नहीं है, बहुत लार्ज एक स्कैंटी फ्रेमवर्क डिफाइंड है, लेकिन क्लियर नहीं है, नहीं क्लियर ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली इसके डिफाइंड है। साफ्टा है, उसकी बेसिकली अपनी लिमिटेशंस हैं। उसका ऑब्जेक्टिव था कि गुड्स पे जो कस्टम्स ड्यूटी इनको जीरो तक ले आएंगे 2016, वो हम अचीव नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा चैलेंज है कि इसकी जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं इंडिया और पाकिस्तान, इनमें हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी होती है, जिसकी वजह से एक दूसरे को तो डैमेज होता ही होता है, इस पूरे ब्लॉक की वर्किंग को भी डैमेज होता है दोस्तों। अच्छा, इसमें वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? इसमें वे फॉरवर्ड हो सकता है कि जो पूरा रीजन है, इसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट और लोन धीरे धीरे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू तेजी से आ रहा है। सार्क वो बेसिकली कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें हम उस इनिशिएटिव को काउंटर करें, हम एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें और अपने रिसोर्सेज को शेयर करें। इसके अलावा बेसिकली सार्क हमें एक साउथ एशियन आइडेंटिटी देता है सारे कंट्रीज को, क्योंकि हिस्टोरिकली आप देख लें, कंटेम्परेरीली देख लें, इश्यू वाइज आप देख लें, एथनिसिटी वाइज आप देख लें, कल्चर वाइज आप देख लें, लिंग्विस्टिक रूप से देख लें, रिलीजियस रूप से देख लें, कलरी एफिनिटी देख लें, ये ऑटोमेटिकली हमें एक कॉमन आइडेंटिटी के रूप में बेसिकली बांधता है या हमें वो आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने में मदद करता है दोस्तों। इसके अलावा सार्क बेसिकली इसको हमें अलाउ करना चाहिए कि हम इसको और एक्सपेंड करें, चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, या इंटरनेशनल फोरम्स में जब हमारा रिप्रेजेंटेशन हो तो एज ए ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि हम बेटर निगोशिएटिंग पोजीशन में रहें दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर ऑन बेसिकली सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन आपको पसंद आया होगा। साथ ही साथ कैसे ये ब्लॉक स्टैब्लिश हुआ, किन सर्कमस्टांसेस में ये स्टैब्लिश हुआ, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन कौन से 8 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, अफगानिस्तान ने कब ज्वाइन किया, उसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं, और हाल ही की समिट 2021 की समिट क्यों कैंसिल करनी पड़ी, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।